तो चलिए, इन विवादों के बीच आज सबसे बड़ी खबर यही रही कि किसे कौन सा कार्यभार दिया जा रहा है, और इसी के साथ ये सवाल कि अब तो इतना बड़ा मंत्रिमंडल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्ता संभालते से पहले ही केंद्र में छोटे मंत्रिमंडल बनाने का एक वक्त पर दावा किया। प्रधानमंत्री की दलील थी, ऐसा करने का मकसद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दावे को धरातल पर उतारने की है। वादे के मुताबिक 26 मई को छोटे मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण लेकर शुरुआत की, लेकिन 5 महीने के बाद ही मोदी सरकार का पहला विस्तार मंत्रिमंडल के आंकड़े को पहुंचा गया 66 तक। जाहिर है सवाल उठेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 को बड़ी धमक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। जहां मोदी के साथ बम्पर जनादेश की ताकत थी, वहीं लाखों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी। मोदी ने 10 साल पुरानी मनमोहन सरकार के फैसलों को दनादन पलटना शुरू किया। सभी जीओएम भंग कर दिए गए। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री का नारा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हकीकत की शक्ल लेगा। 26 मई को प्रधानमंत्री के साथ 23 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। मनमोहन सरकार के 78 मंत्रियों की जगह मोदी मंत्रिमंडल में 45 मंत्रियों ने कुर्सी संभाली। मनमोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 33, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 12 और राज्य मंत्रियों की संख्या 33 थी। जाहिर है मनमोहन राज के उलट छोटा मंत्रिमंडल बनाने पर मोदी की जमकर पीठ थपथपाई गई। लेकिन शासन में आने के करीब 5 महीने के बाद ही मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर दिया। अब कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 27 हो गई। 13 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए, जबकि 26 राज्य मंत्री बनाए गए। अब कांग्रेस ताने मार रही है। मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में खालिस सियासी मजबूरी दिखी। जातीय समीकरण, संघ का दबाव और आने वाले दिनों में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखकर फैसला लिया गया। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना है और समाज के हर वर्ग को स्थान दिया है। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको लेकर चलना होता है और सबको लेकर चलने में मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना होता है और अच्छे लोग भी चाहिए मंत्रिमंडल में। सही कह रहे हैं शाहनवाज जी। जितनी जरूरत होगी उतना बड़ा मंत्रिमंडल तो बनेगा ही, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के ताजा फेरबदल में अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसे छोटे मंत्रालय में 2 बड़े नाम नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी की तैनाती फिर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि इतने छोटे मंत्रालय में 2 हाई प्रोफाइल लोगों की तैनाती क्या लोगों को मंत्रिमंडल में खपाने की कोशिश है या फिर सचमुच इस मंत्रालय की जरूरत? सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले की सरकारों के बड़े मंत्रिमंडल पर बीजेपी ने सवाल क्यों उठाए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, सीधे जुड़ गए हैं। और रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। और राघव चड्ढा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं इस चर्चा में। सबसे पहले लेकिन संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए सवाल, जो बेसिक सवाल बनता हुआ दिख रहा है, जो हर कोई पूछेगा, और वो सवाल ये है कि आपने तो कुछ और ही बताया था देश को। आपने कहा था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट रखेंगे, अपनी पीठ खुद थपथपाई थी कि देखिए हम कम छोटे मंत्रिमंडल से काम करेंगे, लेकिन जबरदस्त काम होगा। अब ऐसी क्या समझ में आ गई आप लोगों को कुछ दिनों में बात कि आपने मंत्रिमंडल विस्तार? लगता है कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया इस मामले में? देखिए अंजना जी, मुझे तो ये डेफिनेशन ही समझ में नहीं आ रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि एक ही आदमी बैठा रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, वही एक आदमी काम करेगा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का अर्थ होता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हर क्षेत्र में कम होगा और फिर भी सुचारू रूप से काम आगे बढ़ते रहेगा। उसको अगर इंग्लिश में हम टर्म फ्रेज करें तो वो होगा सिंगल विंडो क्लियरेंस। उस विंडो के पीछे कितने लोग बैठे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक ही विंडो में व्यक्ति आएगा और उस विंडो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने चंद दिनों पहले लेबर के विषय में भी देखा, जो लेबर लॉज हमने चेंज किए, इंस्पेक्टर राज समाप्त किया। पहले तमाम लोग 16 फॉर्म भरते थे, उसके बाद भी धक्के खाते थे। अब एक फॉर्म भरो और मजे में रहो। तो इसी को कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है, कांग्रेस बैठ के संख्या गिन रही है, काम गिने ना। कांग्रेस तो चाहती थी कि बस एक ही व्यक्ति रहे। मिनिमम का अर्थ है एक व्यक्ति, राहुल गांधी, एंड नो गवर्नेंस। हमारे यहाँ व्यक्ति भी अच्छे हैं और गवर्नेंस भी अच्छी है।
संजय निरुपम जी। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नया अर्थ आदरणीय पात्रा जी ने हमें बताया है, ये 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कुछ और बता रहे थे। उनका कहना था कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा और खूब सारा काम करेंगे और गवर्नेंस में निश्चित तौर पर सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। आज जब इनके मंत्रिमंडल की संख्या या मंत्रियों की संख्या 6 महीने के अंदर 45 से बढ़कर के 67 हो गई, तो अब ये पूरा अर्थ ही मतलब बदल रहे हैं और नई परिभाषा सुना रहे हैं। बिल्कुल सुना सकते हैं, अब इनकी सरकार है, इस देश को ऐसे बहुत सारे फर्जी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे और अभी एक और वादा जो था वो फर्जी साबित हो रहा है। आज जो नया मंत्रालय बना है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री, जिनके पास एक पूरा अधिकार है अपने मंत्रिमंडल का फेरबदल करने का, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, वो एक बहुत ही मजबूरी के तहत बनाया हुआ मंत्रिमंडल दिखा रहे हैं। जातिगत समीकरण, हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का विचार बिल्कुल एक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि वो किसी प्रकार के प्रभाव में, दबाव में नहीं आएंगे और अपने मन से एक अच्छी सरकार बना करके लोगों का बहुत भला करेंगे, भला करते तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहां तक कि एक आयुष डिपार्टमेंट को अलग से मंत्रालय बना के दे दिया गया है। ये कहीं ना कहीं मजबूरी दिख रही है कि उस मंत्री को कुछ तो काम देना है। कल को मुझे डर लग रहा है कहीं प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया मंत्रालय न बन जाए, उसके बाद एक शौचालय के लिए एक नया मंत्रालय न बन जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मंत्री इनको देना है और हमको संख्या नहीं गिननी, हमको काम देखना है। अब ये आयुष के जरिए क्या काम करते हैं, शौचालय मंत्रालय बना के कितने शौचालय बनाते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर भी ध्यान देगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने देश को जो वादा किया था उससे पलटते दिख रहे हैं, यू टर्न लेते दिख रहे हैं। इसको अंजना जी, जल्दी आंसर दे दूं एक। हाँ, आंसर आप जरूर दीजिएगा, लेकिन जरा समझा भी दीजिए ना कि ये मंत्रिमंडल पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या आप सिरे से नकार रहे हैं कि आप लोगों ने कहा था छोटा मंत्रिमंडल अच्छा होता है देश के लिए, सिरे से नकार रहे हैं आप इसे? आवाज कम हो रही है। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था और मुझे मन ही मन में हंसी भी आ रही थी। वैसे मैं तो खुल के हंस भी रहा था जब मेरे आदरणीय कांग्रेस के पहले सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप हंसी मजाक बाद में कर लीजिएगा। छोटा मंत्रिमंडल, बड़ा मंत्रिमंडल। कांग्रेस के मित्र जब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मजबूरी में ये मंत्रिमंडल बना रहे थे, अंजना जी आप भी जानती हैं कि आपके डिबेट को देखने के बाद ही मनमोहन सिंह जी को मालूम पड़ा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना और मंत्रिमंडल बनाना ये हमारा काम है। मनमोहन जी को अब मालूम पड़ा है, उससे पहले तो उनको लगता था जो पर्ची 10 जनपद से बन के आती है उसको पढ़ देना बस उनका काम है। अब जाके उनको रियलाइज हुआ और मजबूरी की बात हमें संजय निरुपम जी बता रहे हैं। और दूसरा विषय, जहां तक आयुष विभाग के बारे में इतने चिंतित हैं, तो मैं बता दूं संजय निरुपम जी, आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस की आयु बढ़ाने के लिए आयुष विभाग का निर्माण नहीं हुआ है। देश की कैसे स्वास्थ्य बढ़े उसके लिए निर्माण किया गया है। देश की स्वास्थ्य के लिए हम चिंतित हैं, आप चिंतित मत हो। ठीक है, जल्दी मिनिमम मैं लौटूंगी आपके पास, अभी बहुत गवर्नेंस का मैंने मैं डेफिनेशन लौटूंगी दिया आपके पास जल्दी से। मैं रामकृपाल जी आपसे एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ, ये क्या है? हर जाति, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है। इसका सीधा ये है कि शुरू में जब मोदी जी आए, उस समय उन्होंने जो कुछ कहा जी, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं कि जो जरा सी बात को लेकर के उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। यही बात अगर कही गई होती पहले कि मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है नॉट पर्सन, कि मतलब हम वो तमाम बॉटल नेक्स दूर करेंगे जो गवर्नेंस के दौर में एज ए कानून हैं। जैसे इन्होंने एक अच्छा काम किया कि तब जितने एब्सोल्यूट लॉ हो चुके हैं उसकी कमेटी बना दी है, वो खत्म होंगे, खत्म हो। तो देखिए कहा जाता है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज दैट व्हिच गवर्न्स लीस्ट, जो कम से एक्चुअली वही मतलब मींस आपका काम है कांटे दूर करना, ना कि कांटे बोना। लेकिन दिक्कत तो ये है ना रामकृपाल जी की इस बार जो चयन हुए उसमें साफ दिख रहा है, चुनावी समीकरण दिख रहे हैं। ब्रेक के लिए सर मजबूरन रुकना पड़ रहा है, तुरंत लौटे। रामकृपाल जी अपनी बात पूरी करना चाहते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और आगे चढ़ा आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस पर जमकर आरोप न सिर्फ कहा कि मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए गवर्नेंस का, रामकृपाल जी, इसीलिए आपके पास वापस लौटते हुए मेरा सवाल यह है कि कुल मिलाकर अंततः ईमानदारी से मानना होगा कि उनकी नजर चुनावों पर है, क्योंकि जिस तरह का वो रिप्रेजेंटेशन इस बार मिनिस्ट्री में लेकर आए हैं वो कांग्रेस के तरीकों की याद दिलाता है। नहीं, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए दो तरह की चुनौतियां होती हैं, एक होती है तत्कालीन चुनौती, एक होती है दीर्घकालिक चुनौती। मोदी जब जीते थे तो उनके सामने पहला ये था कि मैं जनता को भरोसा दिलाऊं कि मेरी सरकार काम कर रही है और शुरू में किसी तरह का कहीं कोई दाग न लगे किसी पर। वो 5 महीने हो गए, लेकिन उनको ये भी पता था कि दीर्घकालिक चुनौती ये है
कि बीजेपी का अगर फैलाव नहीं होगा पूरे देश में, जहां नहीं रही है बीजेपी, अगर वहां भी नहीं जाएगी, पर्टिकुलरली मैं बता दूं आपको, 3 जिसको स्विंग स्टेट बोलते थे, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, इन्हीं तीनों के बूते मोदी जी आए हैं, अगर आप टोटल जोड़ लें बाकी चीजें, क्योंकि ये तीनों स्टेट इन तीनों स्टेट में ये नहीं थे। तो ये इन स्टेट में महाराष्ट्र फतेह कर चुके हैं, अब आगे यूपी और बिहार, ये इनके टारगेट पर है। तो फिर जाती है ना इनके दिमाग में? बिल्कुल है, देखिए वो तो सारे समीकरण है वहां पे, इसीलिए किया गया है। बिहार में जो ये सामाजिक न्याय के नाम पर जो नया समीकरण बनने जा रहा है, उससे निपटने की एक तैयारी है। तो संबित पात्रा जी, बस चुनावों की तैयारी है और उसी हिसाब से आपने मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन किया है, जल्दी से जवाब। देखिए, 2 विषय हैं। पहला विषय तो ये है अंजना जी की रिप्रेजेंटेशन देना, ये तो धर्म है। जितने स्टेट हैं वो अपने अनुपात के हिसाब से उनको मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन मिले और सभी लोगों को, किसी भी जाति के, धर्म के, संप्रदाय के लोग हो, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि हमारा जो नारा था सबका साथ और सबका विकास, उस नारे के साथ। कौन-कौन है? नहीं, देखिए, सबका हो रहा है, ग्रेजुअली चल रहा है प्रोसेस। अभी चंद दिनों पहले आप बोल रहे थे बिहार से कितने कम क्यों है, बंगाल से कोई क्यों नहीं है, राजस्थान से 2-1 क्यों है। तो आप देखिए, धीरे धीरे हर जगह से लोग आ रहे हैं, धीरे-धीरे पूरी बात की, इसलिए हमने आपसे सवाल किया। अनुपात तो दिखता नहीं है, मध्य प्रदेश से तो कोई नहीं, इतना बड़ा विस्तार आपने किया और मध्य प्रदेश आपको ध्यान में नहीं रहा है।